आज हम लोग भारत की जो सीमा है, भारत का जो आर्थिक सीमा है, जो भारत की इकोनॉमिक टेरिटरी है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। और भारत की आर्थिक सीमा को जानने के लिए भारत किस एरिया में, कितने बड़े एरिया में इकोनॉमिकल ट्रेड कर सकता है, आर्थिक ट्रांजैक्शन कर सकता है, मींस आर्थिक लेन देन, कोई भी व्यापार हम इंडियंस किस एरिया तक कर सकते हैं और कहां तक हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। शुरू करते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी। देखिए, जो भारत की इकोनॉमिक टेरिटरी है, इकोनॉमिक टेरिटरी, पहले तो ये शब्द ही आप समझिए क्या होता है। इकोनॉमिक टेरिटरी जो शब्द है, इसका बेसिक मतलब होता है कि किसी भी देश या किसी भी इकोनॉमी का वो एरिया जिसके बीच हम कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मींस मुद्रा का विनिमय कर सकते हैं, वो एरिया जहां पे हम मनी का एक्सचेंज कर सकते हैं, गुड्स का एक्सचेंज कर सकते हैं, मींस पर्सन का भी मूवमेंट जहां हो सकता है। कहने का मतलब है, आप देख रहे हैं इंडिया का मैप, तो ये जो भी हमारा इंडिया का ये जो मैप है, इस मैप में आपका कितना बड़ा एरिया ऐसा है जहां पे आप क्या कर सकते हैं, गुड्स, ठीक, आ गई बात समझ में, फिर मनी, या फिर कह सकते हैं पर्सन, जहां पे ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, मींस इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी वही कहलाती है जहां पे गुड्स, मनी, पर्सन, इंडिया का कोई भी गुड्स या मनी या पर्सन जहां पे हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कहीं भी, अब जब यूपी में रहने वाला व्यक्ति गुड्स ले जाके जो है एमपी में भी बेच सकता है, एमपी वाला हरियाणा में बेच सकता है, हरियाणा वाला पंजाब में बेच सकता है, पंजाब वाला महाराष्ट्र में बेच सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। कब हो सकती हैं? आपकी जब एक इकोनॉमिक टेरिटरी है। इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब ही यही होता है जहां पे गुड्स को, पर्सन को और मनी के मूवमेंट पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो। आ गई बात समझ में? अब जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडिया जो हमारा मैप आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं मैप? इस मैप में ये जो आपका एरिया है, देखिए कुछ ऐसा एरिया है जो आपको दिखता तो है मैप में कि वो आपका एरिया है, बट वहां पे हमारी इकोनॉमिकल टेरिटरी काम नहीं करती। हालांकि वो हमारी टेरिटरी में हम लोग मानते हैं, और लेकिन वो हमारी इकोनॉमिकल टेरिटरी काउंट नहीं होती। जैसे जैसे ये कुछ एरिया है, अगर आप देख पा रहे होंगे मैप में, यहां पे ये जो कुछ एरिया है, ये कुछ एरिया ऐसा है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको हम पीओके बोलते हैं। आ गई बात समझ में? तो जो पीओके है, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो जाहिर सी बात है इस एरिया में हम अपनी इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, कोई भी गुड्स का लेन देन नहीं कर सकते, पैसे का लेन देन नहीं कर सकते, इवन किसी भी इंसान को भी उधर इजिली आना जाना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए उसको वीजा चाहिए होगा उधर आने जाने के लिए, या पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह से आपका जो ये एरिया है, लद्दाख के जो ऊपर का एरिया आप देख रहे हैं, ये आपका तिब्बत का एरिया है, इसको हम तिब्बत कहते हैं, ठीक है। तो जो तिब्बत का एरिया है, तिब्बत का एरिया क्या है कि उस एरिया में भी आपका वो इकोनॉमिकल टेरिटरी में काउंट नहीं होता। तिब्बत के काफी एरिया में तो चाइना अपना कब्जा बता रहा है, वो कहता है कि हमारा एरिया है। हालांकि तिब्बत खुद में एक इंडिपेंडेंट एरिया है, खुद में एक कंट्री है, वो खुद की सारी चीजें उनकी, क्लियर। जबकि तिब्बत को इंडिया सपोर्ट करता है हर चीज में। आप देखे होंगे इंडिया में बहुत ज्यादा तिब्बतियन है, हर पहाड़ी इलाकों में तिब्बती लोग बसे हुए हैं, बेसिकली उनका एरिया ये है, लेकिन वो लोग वहां से आके अब यहां इंडिया में बस चुके हैं काफी जगह, ठीक है। तो ये भी हमारी इकोनॉमिकल टेरिटरी में नहीं काउंट किया जाता, ठीक है। और बाकी का आप जो पूरा इंडिया देख रहे हैं, ये सब हमारी इकोनॉमिकल टेरिटरी में है। इवन आपका अंडमान निकोबार, ये भी हमारी इकोनॉमिकल टेरिटरी का ही पार्ट है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? और यहां पे कुछ द्वीप हैं जो कि हमारी इकोनॉमिकल टेरिटरी का पार्ट है। कहने का मतलब है, यहां कहीं भी अगर हम कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी गुड्स सेल परचेज कर रहे हैं, मनी का लेन देन कर रहे हैं, या फिर पर्सन का मूवमेंट हो रहा है, तो ये फ्रीली मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो इकोनॉमिकल टेरिटरी का मतलब ही यही होता है, ऐसा एरिया। टेरिटरी मतलब क्या होता है? देखिए, टेरिटरी का बहुत सिंपल सा मीनिंग है एरिया, ठीक है। टेरिटरी का मतलब क्या होता है? एरिया, ठीक है।
अब ये जो एरिया है, ठीक, इस एरिया का मतलब क्या हो रहा है, ठीक, टेरिटरी का जो मतलब होता है, टेरिटरी का मतलब होता है एरिया, ठीक। जो ये एरिया है ये क्या कह रहा है, एरिया है मींस ऐसा एरिया जहां पे हम क्या कर सकते हैं, गुड्स, किसका, गुड्स का, ठीक, पर्सन का, ठीक, या फिर मनी का, या मनी की जगह हम कह सकते हैं कैपिटल भी कह सकते हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर। तो इन सारी चीजों का हम मूवमेंट कर सकते हैं। कैसे मूवमेंट कर सकते हैं, इस एरिया के बीच में हम गुड्स, पर्सन, मनी या कैपिटल का जो मूवमेंट है वो फ्री मूवमेंट है। कैसा है, फ्रीली मूवमेंट है। आ गई बात समझ में, मींस यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। उसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल टेरिटरी कहते हैं, या फिर कह सकते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी। आ गई बात समझ में। तो यहां तक किसी को डाउट है, किसी कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट आता है कि इसका स्कोप क्या है। अगर देखा जाए स्कोप ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी, है ना, देखिए इकोनॉमिक टेरिटरी डिसाइड की गई, ये तो आपकी मैप के बेस पे है। हमने मैप के बेस पे डिसाइड किया कि हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी ये है, जो हमको फिजिकल बाउंड्री दिख रही है ना, क्या दिख रही है, एक फिजिकल फॉर्म में बाउंड्री है, कह सकते हैं हम लोग फिजिकल बाउंड्री। आ गई बात समझ में। जिस बाउंड्री के बेस पे हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी, हम यहां पे कोई भी गुड्स खरीद या बेच सकते हैं, या किसी भी पर्सन का मूवमेंट इजीली हो सकता है। लेकिन अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें अगर आप हैं वहां पे तो भी वो आपका इकोनॉमिक टेरिटरी ही काउंट होता है, भले ही वो आप कहीं और पे हों, दूसरे देश में हैं, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं अगर, तो भी आप माने जाएंगे कि आप अपनी ही इकोनॉमिकल टेरिटरी में हैं। जैसे अब इसके बेस पे मैं सबसे पहला बताता हूं, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस। कहने का मतलब है कि आपका जो पॉलिटिकल एरिया है, ठीक है, मींस कहने का मतलब है हमारा जो पॉलिटिकल मैप होता है, जो हमारा इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है, उस मैप में चाहे वो आपका आसमान का इलाका हो चाहे वो पानी का इलाका हो, दोनों ही आपका इकोनॉमिक टेरिटरी में आता है। जैसा कि आप जानते हैं हमारा समुद्री एरिया बहुत ज्यादा है, आप इधर गुजरात से लगा लीजिए और उधर पूरा आसाम तक ऊपर आप जाएंगे, सॉरी उड़ीसा तक पूरा आपका जो है, वेस्ट बंगाल तक पूरा जो है आपका वो टच करता है, सी फेस टच करता है, सी एरिया है। तो ये जो पूरा एरिया है ये पूरा का पूरा हमारा क्या इकोनॉमिक टेरिटरी में है। मींस पानी के अंदर भी एक दूर तक हमने एक बाउंड्री डिसाइड कर रखी है कि पानी के अंदर इस एरिया तक इंडिया के मछुआरे या इंडिया के कोई भी लोग जाके काम कर सकते हैं। या वहां पे देखिए ऑयल, क्रूड ऑयल निकाला जा रहा है, तो ये समुद्र में जाके निकाला जा रहा है। तो कैसे निकाला जा रहा है, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमिकल बाउंड्री में आ रहा है। आपने कई बार न्यूज सुनी होगी कि मछुआरे जो है मछली पकड़ते पकड़ते पाकिस्तान की बाउंड्री में चले गए, पाकिस्तान ने पकड़ लिया उनको, है ना। तो ऐसा होता है क्योंकि समुद्र का जो एरिया है वो डिसाइडेड तो है, बट कुछ लोग क्या उसको भूल जाते हैं, उसमें कोई बाउंड्री तो खींची नहीं है, वहां कोई लाइन तो खींची नहीं है कि लोग उसको पता चल जाए उनको कि नहीं यहाँ इसके आगे नहीं जाना, वहां कोई ऐसा है नहीं। लेकिन वो जो लोग ऑफिशियल्स हैं उनको पता है कि कौन सा एरिया कहां तक उनका लगता है। आ गई बात समझ में। तो कहने का मतलब है चाहे वाटर का एरिया हो चाहे एयर स्पेस हो, मींस आसमान का जो एरिया है, वो भी हमारी इकोनॉमिकल टेरिटरी में आता है। आ गई बात समझ में। फिर इसके बाद क्या आता है, एम्बेसीज या कंसल्टेट्स या मिलिट्री बेसिस लोकेटेड अब्रॉड, है ना। यानी कहने का मतलब है जो हमारी एम्बेसी है, आपको पता है हर कंट्री में इंडिया की एम्बेसी बनी हुई है। जैसे आपका पाकिस्तान में भी इंडियन एम्बेसी है, चाइना में भी है, जापान में भी है, अमेरिका में भी, लगभग हर कंट्री में हमारा एक एम्बेसी बनाया गया। एम्बेसी मतलब होता है राजदूत, दूतावास जिसे हम कहते हैं हिंदी में हम क्या कहते हैं, दूतावास। मतलब जो लोग ब्रिटेन में जो इंडियंस रह रहे हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए, उनका वीजा में कोई प्रॉब्लम, पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह की अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन चाहते हैं इंडियन गवर्नमेंट से, तो वो कहां जाएंगे, यहाँ इंडिया थोड़े आएंगे, वहां पे जो एम्बेसी बनाई गई है, जो एम्बेसी बनाया गया, जो वहां दूतावास बनाया गया है, वो उस दूतावास में जाएंगे और अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे। तो एक तरह से वो एम्बेसी में काम कर रहे लोग, सभी लोग एक तरह से इंडियन टेरिटरी में ही काउंट किए जाते हैं। आ गई बात समझ में। जो लोग एम्बेसी में काम कर रहे हैं, इंडियन एम्बेसी में, कोई भी इंडियन अगर किसी भी इंडियन एम्बेसी में, वर्ल्ड में कहीं भी इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा होगा,
वो पर्सन इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी में ही काउंट किया जाएगा कि वो अपनी इकोनॉमिक टेरिटरी में काम कर रहा है। समझ में आए कि नहीं? इसी तरह से आता है कंसल्ट, ठीक है। कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं? कॉन्सुलेट मतलब होता है कि जो लोग आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से जिन्हें अपॉइंट किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर पर्पस से, कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए भेजती है, किसी चीज के लिए अपॉइंट करती है, तो वो क्या गवर्नमेंट के एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है। तो उन लोगों को भी आप क्या है, इंडिया की टेरिटरी में ही हम काउंट करते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर? फिर आते हैं हम लोग मिलिट्री बेसिस। मिलिट्री बेस, अब जैसे सूडान है, बहुत से ऐसे कंट्री जिनको मिलिट्री हेल्प चाहिए, और वो मिलिट्री हेल्प कौन दे रहा है? इंडिया दे रहा है ना। तो मान लीजिए, मान के चलिए कि इंडिया ने बहुत से कंट्री से, जैसे आपका भूटान, भूटान भी एक कंट्री है, और भूटान में जो मिलिट्री है, जो उनकी सिक्योरिटी कौन देखता है? इंडियन आर्मी देखती है वहां सिक्योरिटी को। तो जितने भी लोग इंडियन आर्मी के वहां डिप्लॉय हैं, मिलिट्री बेसिस में डिप्लॉय किए गए हैं, यहां से वहां भेजे गए फॉरेन कंट्रीज, भले वो 4 साल 5 साल से वहां काम कर रहे हैं, बट दे आर ऑलवेज ट्रीटेड एज अ देयर ओन इकोनॉमिक टेरिटरी। मीन्स ये हम समझेंगे कि वो अपनी ही इकोनॉमिक टेरिटरी में काम कर रहे हैं, वो कहीं बाहर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बेस वहां बनाया गया है, वो किसने बनाया है? वो बेस इंडिया ने ही तो बनाया है। तो इंडिया का बेस है, उस बेस में एक इंडियन काम कर रहा है जाके, तो अपनी ही इकोनॉमिक टेरिटरी का पर्सन काउंट किया जाएगा। आ गई बात समझ में? फिर आते हैं नेक्स्ट आपका, फिर कहता है आपका शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। भाई जो शिप हैं, एयरक्राफ्ट हैं, जो काम कर रहे हैं 2 डिफरेंट कंट्रीज के बीच, या 2 से ज्यादा देशों के बीच काम कर रहे हैं। जैसे शिप्स हैं, अब यहां से इंडिया का शिप है, वो अमेरिका भी जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी जा रहा है, ब्रिटेन भी जा रहा है, हर जगह सामान लेके आते जाते रहते हैं। इसी तरह से फ्लाइट हैं, जो इंडिया से अमेरिका जाती हैं, अमेरिका से यहां आती हैं, और यहां से फिर दूसरे कंट्रीज में जा रही हैं। तो ये जो फ्लाइट्स हैं, खासकर जो आपके एयरपोर्ट होते हैं, चीज समझ लीजिएगा, जो आपका एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट इज ऑलवेज काउंटेड एज अ डोमेस्टिक टेरिटरी। आ गई बात समझ में? वो आपकी कंट्री की अपनी टेरिटरी काउंट की जाती है। अगर आप किसी भी कंट्री में गए, मान लीजिए आप इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं, और अमेरिका में एयरपोर्ट में है, अभी एयरपोर्ट से आप बाहर नहीं निकले, जब तक आप एयरपोर्ट के अंदर हैं, तब तक आप ये मान के चलिए आप अपनी इंडिया की ही इकोनॉमिक टेरिटरी में हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? तो वो जो आपका एयरपोर्ट है, या जो आपका क्या नाम है कि पोर्ट होता है, जितने भी ये पोर्ट और एयरपोर्ट होते हैं, ये हमेशा जो है किसी भी कंट्री का, जो जिस कंट्री का होगा वहां पे, वो उसी कंट्री का डोमेस्टिक रेजिडेंट काउंट होता है, वो उसी कंट्री की टेरिटरी में काउंट किया जाता है। आ गई बात समझ में? अच्छा, तो इसलिए जो लोग एयरक्राफ्ट में काम करते हैं, जो लोग शिप्स में काम करते हैं, वो इसलिए कभी भी किसी फॉरेन कंट्री के रेजिडेंट काउंट नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि जो ये शिप है या एयरक्राफ्ट है, ये हमेशा उस कंट्री का डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही होता है, उस कंट्री की टेरिटरी ही काउंट किया जाता है इसे। तो जाहिर सी बात है, वो उस कंट्री की ही टेरिटरी काउंट किया जा रहा है, उस कंट्री का ही एरिया काउंट किया जा रहा है, तो इसलिए उसमें काम करने वाला आदमी वो अपनी ही कंट्री का रेजिडेंट काउंट होता है। आ गई बात समझ? अच्छा, फिशिंग वेजल, जो फिशिंग वेजल्स होते हैं, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स होती हैं, है ना, ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट इन द इंटरनेशनल वाटर। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारा जो पानी का जो समुद्री एरिया है, ये इंटरनेशनल वाटर होता है ना। इस एरिया में जाके अगर किसी कंट्री ने जाके उस समुद्र में जाके ऑयल, क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं या मछलियां पकड़ रहे हैं, तो वो कभी भी अगर समुद्र में मछली पकड़ रहे हैं, तो समुद्र किसी का एरिया तो है नहीं, लेकिन वो हमेशा अपनी ही कंट्री के टेरिटरी में काउंट किए जाएंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का तो चलो विवाद है, इस वजह से चीजें लोग पकड़ लेते हैं, बहुत सी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं, लेकिन अदर वाटर्स में जो आपका इंटरनेशनल वाटर होता है, जो जिसका कोई एरिया डिफाइन नहीं है कि वो किसका है, तो वहां पे कोई भी जा रहा है, काम कर रहा है, ये तेल निकाल रहा है या मछलियां पकड़ रहा है, तो वो जिसने जो कर रहा है वो अपनी ही कंट्री का रेजिडेंट काउंट होगा, और वो उसी कंट्री की टेरिटरी में माना जाएगा। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो ये बात हो गई आपकी स्कोप्स की, ठीक है। और देखिए, अब हम इसके बाद हम आते हैं कि हमारा जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो कौन होता है। जैसे मैंने अभी कई बार ये वर्ड यूज किया, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, है ना। तो नॉर्मल रेजिडेंट वही पर्सन है
जो पर्सन, देखिए दो कंडीशन फुलफिल करनी होती है। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब है अ पर्सन हु इज रिसाइडिंग इन इंडिया या इन अ कंट्री मोर देन 1 ईयर, ये ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन मोर देन 1 ईयर, एंड ही शुड रिसाइड फॉर द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक। किस पर्पज से रिसाइड करना चाहिए? इकोनॉमिक पर्पज से। मतलब इंसान, कोई भी इंसान किसी भी कंट्री में जाके रह रहा है, लेकिन अगर वो उस कंट्री में 1 साल से ज्यादा, पहली चीज क्या, 1 साल से ज्यादा, दूसरी चीज उसका पर्पज ऑफ रिसाइडिंग क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक होना चाहिए, यानी अर्निंग पर्पज से, कमाने के पर्पज से अगर कोई जाके कहीं रह रहा है, ठीक है, वो भी 1 साल से ज्यादा, तभी वो पर्सन उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट काउंट किया जाएगा। आ गई बात समझ में? अदरवाइज ये दोनों कंडीशन अगर वो फुलफिल नहीं कर रहा, मान लो दोनों में से उसने एक कंडीशन तो फुलफिल की लेकिन दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, मान लो बहुत से लोग हैं जैसे इंडिया में आके रह रहे हैं, आप वृंदावन जाइए, देखिए कितने फॉरेनर्स हैं, आ रहे हैं बस राधे राधे कर रहे हैं, उनका तो पर्पस क्या है? रिलीजियस पर्पस है, वो भक्ति के पर्पस से आए हैं, उनका पर्पस अर्निंग नहीं है, इसलिए वो नॉर्मल रेजिडेंट काउंट नहीं किए जाएंगे। यानी ये दोनों कंडीशन का फुलफिल होना मस्ट है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तभी आपका कोई भी पर्सन उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट काउंट किया जाएगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहां पे? तो ये तो बात हो गई नॉर्मल रेजिडेंट की, ठीक है। तो अब देखिए ये बात हो गई नॉर्मल रेजिडेंट की, अब आता है आपका नेक्स्ट नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कि जो हमारा नॉन रेजिडेंट है वो क्या होगा। तो देखिए नॉन रेजिडेंट के लिए मुझे आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, मैं इसी में आपको बता देता हूं। नॉर्मल रेजिडेंट और इसी के आगे मैंने क्या लगा दिया? नॉन रेजिडेंट। मान लो नॉर्मल हटा दें, क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन होगा? द पर्सन हु इज नॉट फुलफिलिंग दीज टू कंडीशन। ये दोनों कंडीशन जो पर्सन नहीं फुलफिल कर रहा, या दोनों में से कोई एक कंडीशन ना फुलफिल करे, मान लो उसने ये तो फुलफिल कर दी और ये वाली नहीं फुलफिल कर रहा, तब भी वो आपका नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा, तब वो क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, या जिसको आप कहते हैं एनआरआई, सुना होगा आप लोगों ने एनआरआई, है ना, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मींस वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। क्लियर? तो जो भी पर्सन इन दोनों कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो वो पर्सन क्या होगा? नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा, या नॉन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी क्या? नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं, ये जो नॉर्मल रेजिडेंट है इसके एक्सेप्शंस क्या हैं, कहां पे ये रूल अप्लाई नहीं होते। जैसे नॉर्मल रेजिडेंट की हमने बात कही थी, नॉर्मल रेजिडेंट में कह रहा था कि 2 कंडीशन फुलफिल करनी है ना। पहली कंडीशन क्या है? मोर देन 1 ईयर, क्या होना चाहिए? मोर देन 1 ईयर उसको होना चाहिए, रिसाइड करना चाहिए कंट्री में। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए? अर्निंग पर्पस। क्या पर्पस होना चाहिए? अर्निंग पर्पस से रिसाइड करे। आ गई बात समझ में? क्लियर है? अर्निंग पर्पस, क्लियर। तो अगर वो अर्निंग पर्पस से रह रहा है और 1 साल से ज्यादा रह रहा है, तभी वो पर्सन नॉर्मल रेजिडेंट काउंट होता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे ये दोनों रूल अप्लाई नहीं होते। तो कौन कौन सी कंडीशन है? तो जरा देखिए, सबसे पहली चीज, डिप्लोमेट्स एंड ऑफिशियल्स इन फॉरेन एम्बेसी। अभी हमने बात की थी, फॉरेन एम्बेसी क्या है आपका? डोमेस्टिक टेरिटरी ही काउंट होता है, ठीक है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में वो कहीं भी फॉरेन कंट्री में अगर कोई भी पर्सन इंडियन है और वो इंडिया की वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में जाके इंडियन एम्बेसी में अगर वो काम कर रहा है, तो वो अपनी कंट्री का ही रेजिडेंट काउंट होगा। इसलिए वहां पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। वो इंडिया में तो नहीं रह रहा है जाके अमेरिका में, लेकिन वो इंडियन एम्बेसी में रह रहा है, और एम्बेसी हमारा क्या होता है? इकोनॉमिक टेरिटरी का ही हिस्सा है, इसलिए वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक। दूसरी चीज, कमर्शियल ट्रेवलर्स या टूरिस्ट या स्टूडेंट। भाई बहुत से लोग जो केवल ट्रेवल करते हैं, जो ट्रेवलिंग कर रहे हैं, जो घूमने का शौक रखते हैं, तो जो लोग घूम रहे हैं, घूम घूम के कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, घूम घूम के अर्निंग कर रहे हैं, है ना। कमर्शियल ट्रेवलर वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया है? कमर्शियल मतलब ऐसे लोग जो अर्निंग पर्पज से ट्रेवल करते रहते हैं। आ गई बात समझ में? तो वो पर्सन भी हमेशा अपनी कंट्री के ही रेजिडेंट काउंट होंगे, जिस कंट्री के वो मूल निवासी हैं। आ गई बात? मींस बेसिकली यहां पे जो हम रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, ये रेजिडेंट हम इसीलिए फाइंड आउट करना चाहते हैं
क्योंकि रेजिडेंट, तब जो भी पर्सन रेजिडेंट माना जाएगा उस पर्सन की इनकम को हम इंडिया की नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, रेजिडेंट का सारा लफड़ा यहां क्यों है, क्योंकि जो भी पर्सन रेजिडेंट होगा उस पर्सन की इनकम को हम इंडिया की नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। आ गई बात। इसीलिए हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पर्सन इंडिया का रेजिडेंट होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस हमें पता होना चाहिए कि रेजिडेंट होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए। तो 2 कंडीशन हम पढ़ चुके थे, बट वो 2 कंडीशन, ये जो हम अभी कंडीशन 6 पढ़ने जा रहे हैं, इनमें अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, फिर अगर कोई स्टूडेंट अब्रॉड गया पढ़ने के पर्पज से, तो वहां पढ़ाई कर रहा है, तो भी वो अपनी कंट्री का ही रेजिडेंट काउंट होगा। क्लियर है यहाँ पे। या कोई घूमने गया है, तो भी वो, आप टूरिस्ट जाते हैं 6-6 महीने 1-1 साल घूमते ही रहते हैं, केवल घूमना पर्पज है, उनका पर्पज तो इकोनॉमिक है ही नहीं, तो वैसे भी वो अपनी कंट्री के ही रेजिडेंट काउंट होंगे। फिर आता है पीपल वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पर्सन जो वर्ल्ड लेवल के किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो। कैसे ऑर्गेनाइजेशन में? वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन, जैसे WHO, ठीक है, या IMF। WHO आपको पता ही होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। IMF आपका है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनेस्को, ठीक है, तो यूनिसेफ है। ठीक है, इस तरह से आपका वर्ल्ड बैंक है। जितने भी आपके जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी पर्सन काम करता है तो वो पर्सन हमेशा अपनी ही कंट्री का रेजिडेंट काउंट होगा, ना कि दूसरी कंट्री का रेजिडेंट। क्लियर है यहाँ पे। फिर है पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। भाई अब इंडियन प्लेयर्स फॉरेन कंट्री में टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने जाते हैं, तो क्या वो वहां के रेजिडेंट हो जाते हैं? नहीं, वो किसी भी कंट्री में जाके टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें, किसी कंट्री से जाके खेलें, किसी क्लब से जाके खेलें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हमेशा इंडिया के ही रेजिडेंट काउंट होंगे। ठीक है, फिर क्या, पर्सन हु इज क्रॉसिंग द बॉर्डर ऑन डेली बेसिस। भाई बहुत से लोग हैं जो डेली बेसिस पे बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, जैसे इंडिया नेपाल। आप लोग इंडिया नेपाल कभी जाइए घूमने, तो आप देखेंगे कि उसके बॉर्डर पे जब आप क्रॉस करेंगे तो आप देखेंगे बहुत से नेपाली हैं जो इंडिया आते हैं साइकिल से, यहां दिन भर काम करते हैं, फिर शाम को चले जाते हैं। तो ये लोग जो वर्क कर रहे हैं इंडिया आके, या इंडियंस जो नेपाल में जाके किसी काम से या वर्क कर रहे हैं वहां जाके, और फिर शाम को यहाँ वापिस आ जाते हैं, तो वो हमेशा वो पर्सन क्या होते हैं, अपनी ही कंट्री की रेजिडेंट काउंट होंगे। जैसे अगर नेपाली इंडिया आ रहा है डेली काम करने, शाम को लौट जा रहा है, तो वो अपने नेपाल का ही रेजिडेंट काउंट होगा, ना कि इंडिया का। आ गई बात समझ। इसी तरह से जो इंडियन नेपाल जा रहे हैं काम करने, वहां अगर उनको काम करके शाम को लौट आते हैं डेली, तो भी वो अपनी ही कंट्री के रेजिडेंट काउंट होंगे, यानी इंडिया के। आ गई बात समझ में, यहां तक क्लियर है। फिर आता है आपका पर्सन हु इज वर्किंग इन शिप। ये हम अभी इकोनॉमिक टेरिटरी में भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी पर्सन शिप में काम कर रहा है या किसी भी एयरक्राफ्ट में काम कर रहा है। ठीक है, यानी एरोप्लेन में है, पायलट है, या एयर होस्टेस है, या कोई भी एयरपोर्ट में काम कर रहा है या पोर्ट में काम कर रहा है, तो वो पर्सन जिस कंट्री का सिटीजन होगा वो उसी कंट्री का रेजिडेंट भी काउंट किया जाएगा। उसकी इनकम, उसी की जो सिटीजन कंट्री है, जो उसकी पेरेंट कंट्री है, वो वहीं उसकी इनकम को हम एज ए नेशनल इनकम काउंट करेंगे। आ गई बात समझ में। तो ये तो हमें पता ही है कि शिप और एयरक्राफ्ट पे काम करने वाले लोग हमेशा अपनी ही कंट्री के टेरिटरी में काउंट किए जाते हैं, वो खुद किसी कंट्री की टेरिटरी ही है एक तरह से। आ गई बात समझ में, क्लियर। तो ये बात हो गई आपकी एक्सेप्शन की। ठीक है, चलिए बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहां तक अगर आपको समझ में आया तो वेरी गुड, नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको कौन सा पॉइंट, कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया, जिससे रिलेटेड आपको और कोई डाउट है या और कुछ जानकारी चाहिए, तो आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और आपको पता है आगे क्या करना है।